हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती वर्मा द एजुकेशन वायर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले टॉपिक में जो हम पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में वो टॉपिक पढ़ रहे थे वर्ण विचार। आज टॉपिक थोड़ा लंबा था तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आज उसका जो बाकी टॉपिक है वो पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। स्वर जब मानव मुख से जो ध्वनि निकलती है, जब वो बिना रुकावट के बाहर आती है तो हम स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं। परंतु जब मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि कंठ, तालव्य, मूर्धा, ओष्ठ, दंत्य, इन पांचों अवयवों पर जब दबाव डालती हुई बाहर निकलती है तब हम व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था स्वरों की संख्या 11 होती है, परंतु मात्राएं जो होती है हिंदी में वो 10 होती हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती हिंदी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अंग और आहा जो है वो अपने आप में व्यंजन की कैटेगरी में आता है, वो स्वर नहीं है। ठीक है, और हमने उसके बाद डिटेल में बात करी थी व्यंजन के ऊपर। क से लेकर माँ तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, परंतु क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु से यानी कि तालव्य, ट वर्ग का उच्चारण जो है वो मूर्धा, जो दंत्य और तालु के जो बीच का हिस्सा है वहां पे वो स्थान मूर्धा का कहलाता है। तो जब हम ट ठ ड ढ ण का उच्चारण करते हैं तो वह मूर्धा से करते हैं। त थ द ध न ये दंत्य, ये प फ ब भ म जो है वो ओष्ठ है। ठीक है, य र ल व श श स ह ये है अंतस्थ व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन थे। क से लेकर म तक ये 25 हो गए। उसके बाद ये अंतस्थ व्यंजन य और व जो है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। र लुंठित है, ल पार्श्विक, श श स ह जो है इनके उच्चारण में एक गर्म मतलब प्राण वायु जो निकलती है वो ऊष्मा से युक्त होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। अब बात करते हैं इससे आगे की। हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए, अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, अब जो श, त्र, ज्ञ और श्र जो है, जो हम श को लिखते हैं, इनके विषय में एक बात बता दूं कि ये जो है ये 1.5 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ठीक है, जब हम क जमा श का उच्चारण बनते तो श बनता है। ठीक है, त जमा र लिखते हैं तो त्र बनता है। ये अच्छा, इसको ज्ञ बोलते हैं परंतु ये ज्या है। ज आधा और या मिलाकर ज्या बनता है, और श्र को श जमा र, श्र। ठीक है, अब गड़बड़ कहाँ पर होती है, कक्षा वाले में और ये श्रा वाले में। लेकिन आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी जो थोड़ी बनावट है वो श से संबंधित है, तो उसको कक्षा वहां पर गड़बड़ नहीं करनी है। क आधा और श कक्षा वाला बनेगा। त जमा र, त्र, ज और य, ज्ञ, श्र, श और र, श्र। ठीक है, मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि ये 1.5 व्यंजन कैसे हैं। मैंने पहले वाले जो लाइन है सबके नीचे हलंत एक तिरछी रेखा खींची हुई है जिसे हलंत कहते हैं। इसका अपने आप में मतलब है कि ये
स्वर रहित हैं और ये स्वर सहित हैं। जिसके अंदर स्वर नहीं लगा होता जिस व्यंजन में, उसके नीचे हलंत आता है, ठीक है। तो ये 1.5 व्यंजन से मिलकर बने हैं, ये संयुक्त हैं। 4 संयुक्त वर्ण व्यंजन हो गए हमारे श, त्र, ज्ञ और श्र। परंतु जब केवल मिश्रित व्यंजन की बात आती है तो उसमें केवल श्र आता है। श्र केवल मिश्रित है, इनको संयुक्त कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं परंतु मिश्रित केवल श्र है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद बात करते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। एक ऐसी सहज सरल ट्रिक है या फिर एक तरीका है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने भी उसी तरीके से याद किया था, आज तक मेरे को कभी भूला नहीं है। वो सहज तरीका है। पहले हम लिख लेते हैं इधर अघोष, इधर सघोष, ठीक है। इधर अल्प प्राण, इधर महाप्राण, ठीक है। अब इसका लिखने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वर्णमाला का जो क्रम है अ से लेकर ज्ञ तक, उसमें अ पहले आता है, स बाद में, इसलिए पहले अ वाले लिख लेंगे अघोष और सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। और वर्णमाला हमें ऐसे ही याद रखनी है। सिर्फ पहले हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ से लेकर ये पहले ऊपर जो स्पर्श व्यंजन है हमारे, यहाँ तक की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब आप देखेंगे कि क ख जो है वो अघोष है, ग घ अड़ा जो है वो सघोष है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, याद रहेगा। पहली जो 2 लाइन है 1 और 2 मैथमेटिकल तरीके से अघोष है, और ये घ घ ड़ ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म सारे सघोष हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इससे इजी ट्रिक नहीं हो सकती। सिर्फ एक माइंड नंबर ध्यान रखना है। अब अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें तो हमने सीधे सीधे लिख लिया 1 2 3 4 5। पहले लिखा अघोष फिर सघोष, 1 और 2 अघोष हैं, 3 4 5 सघोष हैं, ठीक है। अब बात आती है अल्प प्राण की। इसमें थोड़ा सा पहले इवन नंबर लिखेंगे हम, 1 3 5 2 4, ठीक है। अब जब हमें ये वर्णमाला हमारी लिखी होगी, व्यंजन लिखे होंगे, क से लेकर माँ तक की बात कर रही हूँ पहले, केवल 1 3 5 जो है वो अल्प प्राण है, 2 और 4 जो है वो महाप्राण है। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। 1 3 5 पे कौन सा आ रहा है, क ग और अड़। इनका उच्चारण कंठे से होता है, सहज में हो रहा है, मतलब प्राण वायु को बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कंठ पर। क ग और अड़ा की बात कर रही हूँ, लेकिन महाप्राण में ख दबाव पड़ रहा है ज्यादा। प्राण वायु जब बाहर निकल रही है तो कंठ पर दबाव अधिक बना है, ये इसलिए ये महाप्राण है। और घ घर्षण हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, बहुत सहज है। ऐसे प ब और म, प ब और म जो है अल्प प्राण है। फ और भ देखिए उच्चारण में थोड़ा सा जब अधिक समय लगे, प्राण वायु को थोड़ा सी ज्यादा मेहनत करनी पड़े हमें जिस शब्द को बोलने में, वहां पे महाप्राण, ठीक है। बहुत सहज है, बस थोड़ा सा बस मैथमेटिकल तरीके से याद करना है इसको। इसके बाद य र ल व की बात करते हैं।
सहजता से बोले जा रहे हैं। य र ल व अल्प प्राण है ये, ठीक है। य र ल व जो है अल्प प्राण है परंतु सघोष हैं, ठीक है। य र ल व जो है अल्प प्राण है परंतु सघोष है, सघोष अल्प प्राण है और सघोष है। ये लाइन थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। य र ल व आसानी से बोला, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, प्राण वायु आराम से मतलब मुख से निकल रही है। अल्प प्राण है परंतु सघोष है, थोड़ा सा क्रॉस हो गया, अल्प प्राण है और सघोष है। अब है श, श, स, हा को नहीं लिया है मैंने यहाँ पर, केवल ये 3 व्यंजन लिए हैं, श, श, स। ये इसका उल्टा है, महाप्राण है और सघोष है, सॉरी महाप्राण है और अघोष है ये, ठीक है। मेहनत प्राण वायु को कंठ से निकलने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है। श, स, स महाप्राण है ये और अघोष है। केवल ये 3 की बात करी है मैंने। ठीक है, ये हो गया, ये है। महाप्राण है, अघोष है, श, श, स। और अब बात करते हैं ह की। ह अकेला ऐसा व्यंजन है जो महाप्राण भी है और सघोष भी है। आप जब ह बोलेंगे तो थोड़ा सा ह, प्राण वायु जब मुख से निकल रही है तो प्रेशर ज्यादा आ रहा है, ह, ठीक है। ये महाप्राण भी है और सघोष भी है। ठीक है, यर अलावा अल्प प्राण है, सघोष है, श, श, स महाप्राण है, अघोष है। हा एक अकेला है जो महाप्राण भी है और सघोष भी है। बस ये थोड़ा सा याद रखना है, ये 3 ट्रिक अगर तरीका याद रहता है तो अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा एक चीज और बताती हूँ चलूं, कि अगर ये तो हमने व्यंजनों की बात कर ली, क से लेकर ह तक की। अगर स्वर पूछे जाएं कि जो स्वर हमारे 11 हैं, सारे स्वर सघोष हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। सा से स्वर, सा से सघोष, ठीक है। सारे स्वर सघोष हैं और अल्प प्राण है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में ना प्राण वायु मुख से सहजता से बाहर निकल रही है, तो इसलिए उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए अल्प प्राण है और सघोष हैं सारे के सारे स्वर, 11 के 11 अल्प प्राण और सघोष, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हिंदी में 2 शब्द आते हैं, संतोष्ट कहते हैं, केवल वो 2 ही हैं। संतोष्ट कहते हैं उन्हें, जो दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। व, फ, ह नहीं कह रही हूँ मैं, प फ वाला नहीं कह रही हूँ, फ कह रही हूँ, जिसके नीचे ये नुक्ता लगा रहता है, ठीक है। और दूसरे आते हैं दंत मूल या वट से, ठीक है।
दंतमूल या वर्स्य, कई लोग इसको वर्तस्य बोलते हैं, वर्स्य है ये। इसका एक 4 व्यंजन है जिनको एक फॉर्मूले के तरीके से याद कर सकते हैं। स, ज, सजरल। ठीक है, दंतमूल कौन से हैं या वर्स्य कौन से हैं? सजरल, ज जिसके नीचे नुक्ता लगा रहता है। ठीक है, सजरल। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अंग और अह की। ठीक है, अंग और अह जो है उनको अयोगवाह कहा गया है। ठीक है, ये अपने आप में व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। ये स्वर नहीं है, हमने बचपन में पढ़ा था कि अंग और आहा जो है वो स्वरों में लिखे गए थे, लेकिन ये व्यंजन है अंग और आहा। इनको अयोगवाह कहा जाता है। उनका जो उच्चारण है वो व्यंजन के तौर पर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह के समान होता है। संस्कृत में इसका अधिकांश प्रयोग हुआ है, जैसे बालकः, रामः, धावकः इत्यादि। ठीक है, विसर्ग ऐसे लगाया जाता है जैसे बालकः, रामः, इस तरीके से। ठीक है, या धावकः। उसके बाद जो हमारे से बहुत अधिकांशतः गलती हो जाती है या भूल हो जाती है वो है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार यानी कि बिंदु। ठीक है, अनुस्वार बिंदु। ठीक है, जिसका उच्चारण नाक से किया जाए वो अनुस्वार कहलाते हैं। इसके उदाहरण है भारतीय लिपियों में ना इसका भरपूर प्रयोग हुआ है, जैसे पंख, शंख, संबंध और गंध, ये सारे इसके उदाहरण हैं। पंख, संबंध, इसका उच्चारण जो होता है बिंदी जो लगती है ऐसे। ठीक है, शंख, हंस, लेकिन अगर मैं ये लिखूं तो ये हंस हो जाएगा। ये तो चंद्रबिंदी है और ये है बिंदु यानी कि अनुस्वार, जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है। जो जिसकी अब हम बात कर रहे थे ना, अंग और आहा अयोग वहा कहा जाता है, ये वही है कि इसका उच्चारण नाक से होता है। ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ठीक है, अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदी, हंसना। ठीक है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से हो। अनुनासिक में तो केवल नाक की सहायता से हम कर रहे थे, जिनका उच्चारण नाक से होता है, लेकिन जो अनुस्वार जो है वो नाक से उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन जो अनुनासिक हैं वो नाक और मुंह दोनों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हंसना, इसके उदाहरण है कुआं, धुआं, अंधेरा, चांद इत्यादि। ठीक है, हलंत की हमने बात कर ही ली थी। एक तिरछी रेखा,
हलंत का इधर बता देते हैं। जैसे मैंने लिखा तास के नीचे मैंने हलंत लगाया है, ठीक है। जिसमें मैंने त्रा का ही उदाहरण लिया था कि त्रा कैसे लिखा, ता जमा रा, तो रा तो अपने आप में पूरा है, यानी कि ये स्वर सहित है, इसके साथ आ अपने आप में जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस ता के नीचे तिरछी रेखा डली हुई है, मतलब हलंत है, वो स्वर के रहित है। ये स्वर के सहित है, ठीक है, और ये स्वर के रहित है। जिस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा होती है वो आधा माना जाता है, मतलब स्वर के रहित। ये हलंत की हमने बात कर ली थी। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वर्ण विचार का पूरा होता है। और अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।